जो संविधान में लिखवाया गया था कैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति होगी, आपका ये क्वेश्चन लिखवाया गया था। दूसरा क्वेश्चन जो था, इसमें 4 केस भाई आप याद रखेंगे, और अगर 4 केस न याद रहे तो 3 तो कम से कम याद ही रखिए। एसपी गुप्ता का भले छोड़ दीजिए, लेकिन जो 3 केस लेटेस्ट हैं आपका उसको याद रखेंगे, जिसमें कि पहले कोलिजियम बनी 1+2 की, फिर आपका दूसरे में 1+4 कोलिजियम किया गया, और तीसरे में जो ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया और कोलिजियम को बरकरार रखा गया। तो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति का जो एक्चुअल पावर है वह कोलिजियम में निहित है, यानी कि चयन मंडल में, यानी कि 5 लोग मिलकर ये निर्धारित करते हैं, 5 जज मिलकर, कि कौन सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। इसकी आलोचना भी की जा सकती है। आपका इसकी आलोचना ये की जाती है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, इससे आपका होता क्या है कि योग्य व्यक्ति नहीं आ रहे हैं, जजों के परिवार वाले ही जज बन रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सरकार ने चेंज करने का प्रयास किया, लेकिन चेंज सुप्रीम कोर्ट माना नहीं। तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग भी अभी पढ़ाना बाकी है, उसको पढ़ाया नहीं गया भाई। 124 से 124 भी 124 सी बीच में किस दिन पढ़ाते हैं, 1-2 दिन लिखवा दें तो। अगला क्वेश्चन जो अच्छा बनता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों को उनके पद से, ऑफिस से रिमूव कैसे किया जाता है, यानी कि पदच्युत कैसे किया जाता है, कैसे हटाया जाता है, उसकी प्रक्रिया का उल्लेख करिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, लिखिए इसको, प्रश्न बनाइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, प्रश्न बना लीजिए भाई। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने, यानी कि पदच्युत करने, रिमूव कहा जाता है, पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करिए या उल्लेख करिए। वर्णन करिए या उल्लेख करिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके उत्तर लिखिए इसका। न्यायिक निष्पक्षता, उत्तर लिखिए इसका। न्यायिक निष्पक्षता के लिए यह आवश्यक है कि न्यायिक निष्पक्षता के लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों की पदावधि की सुरक्षा की जाए, यानी कि उसके ऑफिस की, न्यायाधीशों की पदावधि की सुरक्षा की जाए, ताकि ताकि वे ताकि वे बिना किसी पक्षपात एवं भय के, बिना किसी पक्षपात एवं भय के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु, उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु
भारत के संविधान में उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत के संविधान में उन्हें उनके पद से हटाने के विषय में उन्हें उनके पद से हटाने के विषय में कठोर प्रावधान किया गया है। भाई उदार नहीं है, मैं फिर बता दूं, कठोर प्रावधान किया गया है जो निम्नलिखित है, जो निम्नलिखित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अनुच्छेद 124, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 का उप अनुच्छेद 2 ऐसे लिखा जाता है। आर्टिकल 124 का क्लाज 2 का उप क्लाज बी। देखिए, अनुच्छेद 124 के परंतुक भी कहा जाता है। भाई देखिए 124(2) यहाँ अनुच्छेद 124 के क्लास 2 का परंतुक बी में ऐसे लिखेगा। परंतुक बी में यह प्रावधान किया गया है कि परंतुक बी में यह प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उप अनुच्छेद 4 में खंड भी कहा जाता है, लेकिन लीगल भाषा में सब सेक्शन कहा जाता है। उप अनुच्छेद 4 यानी कि 4 में, उप अनुच्छेद 4 में उपबंधित रीति से यानी कि दिए गए मेथड से, उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा, उसके पद से हटाया जा सकेगा। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अनुच्छेद 124 के क्लाज 4 के अनुसार ऐसे लिखिएगा। अनुच्छेद 124 का खंड 4, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। अनुच्छेद 124 के खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि साबित कदाचार यानी कि प्रूफ मिसकंडक्ट, जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर, जब तक कि साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा
संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा 2/3 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है। देखिए, जो ये आपका बेयर एक्ट की भाषा है, फिर बता दिया जाए, ये निगेटिव तौर पे लिखी गई है और इसको आपका आगे चलकर व्याख्या करते समय हम पॉजिटिव वे में भी लिखवाएंगे। लेकिन ये भाषा प्रयास करिए कि कम से कम इतना रट्टू तोता की तरह रटिए। भाई, ये भाषा रटनी पड़ेगी और आपको ये लिखना ही पड़ेगा, कम से कम 8-10 लाइन। और अपने मन से भले दिमाग में बैठा के लिखिएगा, लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। अनुच्छेद 124 का क्लाज 5, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुच्छेद 124 का खंड 5 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद चाहे तो साबित कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण के लिए विधि का निर्माण कर सकती हैं। इसी लाइन में अभी लिखिएगा, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत की संसद ने 1968 ईस्वी में, यानी कि 1968 ईस्वी में न्यायाधीश जांच अधिनियम पारित किया। न्यायाधीश जांच अधिनियम पारित किया, जिसमें निम्नलिखित प्रक्रिया दी गई है। जिसमें निम्नलिखित प्रक्रिया दी गई है। फर्स्ट सेकंड करके लिखिएगा। फर्स्ट लिखिए,
अभी संविधान की प्रक्रिया नहीं, पहले जांच अधिनियम की प्रक्रिया आपका देखनी है, पहले जांच हो तब प्रस्ताव पास हो, तो वह प्रक्रिया भी लिखनी पड़ेगी जो इस एक्ट में दी गई है कि क्या कोई न्यायाधीश मिसकंडक्ट किया है कि नहीं, असमर्थ हो गया है कि नहीं, पहले इसकी जांच होगी। और जांच कैसे होगी, कैसे एप्लीकेशन दिया जाएगा, लास्ट में संसद पास करेगी प्रस्ताव। तो लिखिए, फर्स्ट वन में लिखिएगा, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव, क्रमवार लिखिएगा, वन में लिखवाया जा रहा है, न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव एक समावेदन देकर किया जाएगा, एक समावेदन देकर किया जाएगा। इसी लाइन में अभी लिखिएगा, यदि संसद सत्र में, यदि संसद सत्र में न हो, यदि संसद सत्र में न हो तो यह समावेदन, राष्ट्रपति को दिया जाएगा, तो यह समावेदन राष्ट्रपति को दिया जाएगा। और यदि संसद सत्र में हो, और यदि संसद सत्र में हो, तब यह लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को दिया जाएगा, लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को दिया जाएगा। दूसरा खंड में लिखिए, पहला ये हुआ, दूसरा लिखिए, यदि लोकसभा के सदस्यों द्वारा समावेदन दिया जाता है, यदि लोकसभा के सदस्यों द्वारा समावेदन दिया जाता है, तब उस सदन के कम से कम 100 सांसदों का, तब उस सदन में लोकसभा, तब उस सदन के कम से कम 100 यानी कि 100 सांसदों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, कम से कम 100 सांसदों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। यदि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा दिया जाता है, यदि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा दिया जाता है, तब कम से कम राज्यसभा के 50 सांसदों द्वारा यानी कि 50, तब कम से कम राज्यसभा के 50 सांसदों द्वारा उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट रहा। तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि समावेदन
राष्ट्रपति को दिया गया हो। यदि समावेदन राष्ट्रपति को दिया गया हो तब वह उसे लोकसभा के अध्यक्ष को या राज्यसभा के सभापति को कामा दीजिए, जैसी भी स्थिति हो, कामा देकर लिखिए, जैसी भी स्थिति हो, फिर कामा दीजिए, अंतरित कर देंगे, यानी कि भेज देंगे, अंतरित कर देंगे। चौथे पॉइंट में लिखिए, तत्पश्चात अध्यक्ष या सभापति इस समावेदन पर विचार करेंगे तत्पश्चात अध्यक्ष या सभापति इस समावेदन पर विचार करेंगे तथा इसे स्वीकार या इनकार करेंगे। और इनकार कर दिए तो यही मामला आपका खत्म हो जाएगा, और अगर स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं तब मामला आगे बढ़ेगा। इनकार करेंगे। अगला पॉइंट लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट आगे बना लीजिए। यदि इस समावेदन को स्वीकार किया जाता है, यदि इस समावेदन को स्वीकार किया जाता है तब अध्यक्ष या सभापति, मैंने जहां से मामला शुरू हुआ हो इसीलिए दोनों लिखवाया जा रहा है, तब अध्यक्ष या सभापति एक जांच समिति का गठन करेंगे, इंक्वायरी कमेटी बनेगी, एक जांच समिति का गठन करेंगे जिसमें निम्नलिखित 3 व्यक्ति होंगे, जिसमें निम्नलिखित 3 व्यक्ति होंगे। अब स्मॉल ए बी सी करके इसमें लिखना है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड आप लिखे ही हैं, तो तीनों कौन कौन व्यक्ति होंगे वो भी दर्शाना है। ए लिखिएगा, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति। ए में लिखिएगा 3 लोगों का नाम लिखना, कौन कौन होंगे। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या कोई अन्य न्यायमूर्ति, भाई सुप्रीम कोर्ट से एक लोग हो गए जज जांच समिति में। अगला लिखिए बी में, स्मॉल बी, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायमूर्ति, किसी हाई कोर्ट का सीजे यानी कि चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश भी कह सकते हैं, मुख्य न्यायमूर्ति या अन्य न्यायमूर्ति, माने एक लोग कहाँ से आ गए, हाई कोर्ट से। सी में लिखिए, एक व्यक्ति जो पारंगत विधिवेत्ता हो यानी कि फेमस जूरिस्ट हो, एक व्यक्ति जो पारंगत विधिवेत्ता हो, पैराग्राफ चेंज करके अब लिखिए,
यह समिति न्यायाधीश के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच करेगी। यह समिति न्यायाधीश के विरुद्ध लगे आरोपों की जांच करेगी। इस जांच के दौरान ऐसे न्यायाधीश को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। जांच के पश्चात यह समिति, इसी लाइन में लिखिएगा, जांच के पश्चात यह समिति अध्यक्ष या सभापति को अपनी रिपोर्ट देगी। जांच के पश्चात यह समिति अध्यक्ष या सभापति को अपनी रिपोर्ट देगी। यदि इस रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए हैं, यदि इस रिपोर्ट में, माने प्रतिवेदन हिंदी में कहा जाता है रिपोर्ट को, आरोप सही पाए गए हैं, तब इसे ही साबित कदाचार या असमर्थता कहा जाएगा। तब इसे ही साबित कदाचार या असमर्थता कहा जाता है। यानी कि जांच समिति क्या पाली, सही पाई तो कहा जाता है। पैराग्राफ आप चेंज कर लीजिए। तत्पश्चात, मैंने अब जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद, तत्पश्चात प्रत्येक सदन द्वारा प्रत्येक सदन द्वारा पृथक पृथक, माने अलग अलग, संयुक्त बैठक नहीं होगी, पृथक पृथक कुल सदस्य संख्या का बहुमत, भाई अलग अलग पास होगा, कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वालों का दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास हो जाता है। प्रस्ताव पास हो जाता है तथा उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति आदेश दे देते हैं। तथा उस प्रस्ताव पर राष्ट्रपति आदेश दे देते हैं। तब न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है। मैंने राष्ट्रपति के आदेश के बाद तब न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाता है।
पैराग्राफ चेंज करके केस लिखिए। सब कमेटी, केस लिखिए भाई। सब कमेटी ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, सब कमेटी ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बनाम यानी कि वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत संघ, बनाम भारत संघ AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट, AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने, के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा के विघटन हो जाने पर न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यापगत नहीं होता, माने लैप्स नहीं कर जाता, समाप्त नहीं होता। शुद्ध भाषा व्यापगत, व्यापगत यानी कि लैप्स यानी कि समाप्त नहीं होता, व्यापगत नहीं होता। इसी लाइन में लिखिए, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के 2 चरण हैं। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के 2 चरण हैं। पहला, जांच समिति द्वारा जांच समिति द्वारा कदाचार या असमर्थता की जांच करना, जांच समिति द्वारा कदाचार या असमर्थता की जांच करना। इसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है, इसका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। खड़े पैर देकर इसी लाइन में लिखे। दूसरा चरण संसद द्वारा प्रस्ताव पास किया जाना है। इसी लाइन में लिखिएगा, दूसरा चरण संसद द्वारा प्रस्ताव पास किया जाना है। जिसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता, यानी कि जुडिशियल रिव्यू, जिसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस प्रक्रिया का पूरी तरह प्रयोग करते हुए, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, इस प्रक्रिया का पूरी तरह प्रयोग करते हुए वर्तमान समय तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी जज को
वर्तमान समय तक उच्चतम न्यायालय के किसी भी जज को हटाया नहीं जा सका है। हटाया नहीं जा सका है माने आज तक कोई हटा नहीं, पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए। अगला प्रश्न बनाइए भाई। अगला आपका ये आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है, कैसे हटाया जाता है इसको अच्छे से तैयार रखना है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका जो बनता है 129 से बन सकता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड लिखिए उसको। प्रश्न बनाइए, अभिलेख न्यायालय से आप क्या समझते हैं? यानी कि इसको हम कहते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अभिलेख न्यायालय से आप क्या समझते हैं? सुसंगत वादों का हवाला देते हुए, आजकल ऐसे क्वेश्चन बना रहा है। सुसंगत माने उचित, सुसंगत वादों का हवाला देते हुए इसकी विवेचना करिए। फिर एक बार देखिए, अभिलेख न्यायालय से आप क्या समझते हैं? सुसंगत, सुसंगत माने उचित, सुसंगत वादों का हवाला देते हुए यानी कि उल्लेख करते हुए, हवाला देते हुए इसकी विवेचना करिए। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई, उत्तर लिखिए। अब पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, उत्तर लिखिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद भारत के संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय 129 129 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा 215 के तहत, अनुच्छेद आगे लिखे हैं ना आपका, देखे तो 129 के पहले, हाँ अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय तथा 215 यानी कि 215 के तहत उच्च न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अनुच्छेद 129 के अनुसार, अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमान के लिए, कंटेम्प्ट के लिए, अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति यानी कि पनिश करने, दंड देने की शक्ति सहित, दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए।
अभिलेख न्यायालय की निम्नलिखित दो विशेषताएं होती हैं। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। अभिलेख न्यायालय की निम्नलिखित दो क्वालिटी या दो गुण या दो विशेषताएं होती हैं। पढ़ी पढ़ देकर नीचे फर्स्ट लिखिए। ऐसे न्यायालय की कार्यवाही, फर्स्ट में लिखिएगा। ऐसे न्यायालय की कार्यवाही और निर्णय लिखित में होते हैं तथा शाश्वत स्मृति, यानी कि हमेशा बने रहें, शाश्वत स्मृति एवं साक्ष्य के लिए, एविडेंस के लिए एवं साक्ष्य के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। सुरक्षित रखे जाते हैं तथा पूर्व निर्णय के रूप में, जुडिशियल प्रेसिडेंट कहा जाता है, पूर्व निर्णय के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। पूर्व निर्णय के रूप में यानी कि जुडिशियल प्रेसिडेंट के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि आपका नजीर बनते हैं। सेकंड लिखिए, पहली विशेषता हुई कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की। सेकंड लिखिए, ऐसे न्यायालय को ऐसे न्यायालय को अपने अवमान के लिए, ऐसे न्यायालय को अपने अवमान के लिए किसी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति होती है। किसी व्यक्ति को दंडित करने की शक्ति होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। अनुच्छेद 141 के अनुसार, अनुच्छेद 141 के अनुसार यह प्रावधानित किया गया है कि यह प्रावधानित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर, भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगे। बाध्यकारी होंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। अवमान शब्द को, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। अवमान शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है। कंटेम्प्ट को, अवमान शब्द को
संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन न्यायालय अवमान अधिनियम यानी कि द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, लेकिन न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 यानी कि 1971 में इसे परिभाषित करते हुए दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला सिविल अवमान तथा दूसरा आपराधिक अवमान। पहला सिविल अवमान तथा दूसरा आपराधिक अवमान। इसी लाइन में लिखिए अभी। सिविल अवमान तब होता है सिविल अवमान तब होता है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर न्यायालय के किसी निर्णय डिक्री न्यायालय के किसी निर्णय डिक्री या आदेश की अवज्ञा करता है। सीपीसी में भी शब्द आया था अवज्ञा। अवज्ञा माने वायलेशन यानी कि मानता नहीं है, अवज्ञा करता है। या इसी लाइन में लिखना है, या न्यायालय में दिए गए किसी वचन को भंग करता है, या न्यायालय में लिखिएगा भाई, न्यायालय में दिए गए किसी वचन को भंग करता है। यानी कि जाकर न्यायालय में वचन दिया कि हम ये करेंगे और बाद में क्या हुआ, मुकर गया, भंग करता है। खड़ी पैर देकर इसी में लिखिए। जबकि आपराधिक अवमान तब होता है जबकि आपराधिक अवमान यानी कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट, आपराधिक अवमान तब होता है जब कोई व्यक्ति ऐसी बात प्रकाशित करता है जब कोई व्यक्ति ऐसी बात प्रकाशित करता है या ऐसा कार्य करता है या ऐसा कार्य करता है जो न्यायालय के प्राधिकार को कम करता हो, जो न्यायालय के प्राधिकार को अथॉरिटी को प्राधिकार को कम करता हो, या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करता हो, या न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करता हो, या न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालता हो, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस
न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालता हो। इस समय भी हो गया भाई, आपका कल लिखवाया जाएगा। आपका 2-3 इसमें अभी केस बचे हैं, यानी कि 3 केस कम से कम लिखने पड़ेंगे। एक इनरी विनय चंद और 2 और एक आपका दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वाला केस है, और एक इनरी विनय चंद, एक फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। कल आपका लिखवा जाए 129, 30, 31, 131 से फिर क्वेश्चन बनता है टिप्पणी में। 131 भी लिखवाया जाएगा, कल छोटा है। तभी आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा भाई 10 मिनट बाद। संविधान नियम अभी कल नहीं परसों लिखवाया जाएगा। संविधान नियम अभी 2 दिन लेक्चर देखिए, प्रपोजल और